वेलकम टू आवर न्यू क्लास ऑफ अभ्यास सीरीज़। आई होप आपने हमारी लास्ट क्लासेस देखी होंगी जो मैंने सेशंस लिए हैं और उससे आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो उसी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए मैं अब नई क्लास लूँगी जिसमें हम नए टॉपिक सीखेंगे और इस सीरीज़ में बने रहिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें हम इंडियन पॉलिटी का 80 to 90% सिलेबस कवर कर लेंगे थ्रू MCQs। एक तो आपको सिलेबस कंप्लीशन हो जाएगा, दूसरा आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की एक हैबिट डेवलप हो जाएगी। ओके, सो शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन द क्लास। सो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से विल स्टार्ट। ऑलराइट, सो क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असर्शन और रीजन वाली क्वेश्चन है। अभिकथन और कारण। अभिकथन, राज्य विधानमंडल अपने आप वस्तुओं की बिक्री या खरीद पर कोई कर नहीं लगा सकता। कारण, राज्य विधानमंडल को कोई भी कर लगाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। Consider the following statement, assertion and reason. As the state legislature cannot impose any taxes on the sale or purchase of goods on its own. Reason, a state legislature needs the approval of the president for imposing any tax. अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन इस स्टेटमेंट की बात करें तो आपको पता है मैंने असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस में आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि हमें असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस को हमेशा पहले इंडिविजुअली देखना होता है दोनों स्टेटमेंट को। अगर वो करेक्ट हैं दोनों अपने आप में तब हम उसका बिकॉज लगा के असर्शन में तब हम रीजन जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है इसमें कह रहा है कि स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती। देखो, मैं एक नई स्लाइड ले लेती हूँ। देखो, सेंटर और स्टेट रिलेशंस में वी कैन सी 3 रिलेशंस, जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखने के लिए मिलेंगी। दूसरा हमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ओके, तीसरा हमें जो मिलेंगी इंपॉर्टेंट वो होंगी फाइनेंशियल रिलेशंस। फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होगा? फाइनेंशियल रिलेशंस आपको आर्टिकल 268 to 293 अंडर पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखने के लिए मिलती हैं। फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या होता है, इसमें हमें टैक्स पावर या टैक्स एलोकेटिंग पावर का पता चलता है। इसमें हमें डिफाइन किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सेंटर और स्टेट की टैक्सिंग पावर क्या होंगी, सेंटर और स्टेट कैसे टैक्स लगा सकते हैं, किन चीज़ों पे टैक्स लगा सकते हैं और जो टैक्स वो लगाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर सेंटर टैक्स लिवाई कर रहा है, टैक्स लिवाई मीन्स टैक्स लगा रहा है, तो ये जो टैक्स सेंटर ने लगाया, जो टैक्स वो कलेक्ट करेगा, क्या सेंटर कलेक्ट करेगा या स्टेट कलेक्ट करेगी, और जब कलेक्ट करेगा तो जो उसकी नेट प्रोसीड्स होंगी, जो उससे पैसा आएगा वो कैसे कलेक्ट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा सेंटर और स्टेट के बीच में। तो ये हमें फाइनेंशियल रिलेशंस में पता चलता है। ठीक, अब इसमें ये स्टेटमेंट जो है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एक चीज़ हमें पता चलती है कि ये स्टेटमेंट पहली वाली गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, देखो आर्टिकल 268 to 293 में हमें पता चलता है कि क्या पता चलता है कि स्टेट लेजिस्लेचर कैन इम्पोज टैक्सेस ऑन, कहाँ लगा सकती है टैक्सेस, किस किस पे लगा सकती है। देखो, एक निमोनिक बता रही हूँ वो आपको याद रखना है, PTCE। PTCE, P से क्या है? प्रोफेशन, ट्रेड, T फॉर ट्रेड एंड C फॉर कॉलिंग्स एंड E फॉर एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, सो हमारा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो इन तीनों पे टैक्स लगा सकती है, इसके सिवा वो टैक्स नहीं लगा सकती। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मैं इसको रब कर रही हूँ,
एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टेट लेजिस्लेचर कहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकती, कैन नॉट इम्पोज टैक्स, कहाँ पे नहीं लगा सकती। दो सिचुएशंस हैं जहाँ पे टैक्स नहीं लगा सकती। पहला, जब सप्लाई जो हो रही है विच इज़ आउटसाइड दी स्टेट के बाहर सप्लाई हो रही है गुड्स की या सर्विसेज की, तो तब नहीं लगा सकती। दूसरा, जब सप्लाई जो है इन कोर्स ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की फॉर्म में हो रही है, तब स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स नहीं लगा सकती। जो मैंने आपको बताया था कि पीटीसीई में, मतलब प्रोफेशंस, कॉलिंग, ट्रेड एंड एम्प्लॉयमेंट पे स्टेट लेजिस्लेचर टैक्स लगा सकती है, बट जो टैक्स का अमाउंट होगा, टैक्स का जो अमाउंट होगा पूरे साल का मतलब पूरे साल का पर एनम, ठीक है। जैसे टैक्स का जो अमाउंट होगा वो कितना 2500 पर एनम क्रॉस नहीं होना चाहिए एक इंडिविजुअल के लिए। इससे ज़्यादा हुआ तो वो टैक्स खारिज हो जाएगा, नहीं लगेगा, ठीक है। तो एक पर्सन पे एक साल में सिर्फ और सिर्फ 2500 टैक्स आना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। स्टेट लेजिस्लेचर नीड्स द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग एनी टैक्स। नो, स्टेट लेजिस्लेचर को कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है टैक्स लगाने का। किस पे? पीटीसी पे, जैसे मैंने बताया। अगर इसके अलावा टैक्स लगाती है तो उसे पार्लियामेंट की परमिशन लेनी होगी, ये पार्लियामेंट परमिशन देगा, इसमें प्रेसिडेंट का रोल नहीं होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, बोथ असर्शन एंड रीजन आर इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कोई विधेयक जो राज्यों की रुचि वाले किसी पर या शुल्क को लगाता है या बदलता है, उसे पेश किया जा सकता है। अ बिल which imposes or varies at any tax or duty in which states are interested can introduced। देखो, अब मैं आपको स्लाइड 1 पे लेके चलती हूँ। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, कोई भी बिल जो टैक्स इम्पोज कर रहा है, ठीक है, या फिर टैक्स लगा रहा है या फिर वरी कर रहा है, जैसे अंडर आर्टिकल 274(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? एनी बिल, ठीक है, एनी बिल या फिर अमेंडमेंट, कोई भी अमेंडमेंट या बदलाव हो रहा है, ठीक है, किस चीज़ में? जैसे मैंने बताया इस वाले क्वेश्चन में कि कोई भी बिल जो कि इम्पोज कर रहा है, ठीक है, या वेरी कर रहा है एनी टैक्स ड्यूटी इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जब जिसमें स्टेट्स का इंटरेस्ट है, जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट है, वो बिल सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसमें प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी ज़रूरी है। ऑल राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। भारत में राज्य बाजार से उधार ले सकते हैं? भारत में राज्य बाजार से उधार ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द स्टेट्स इन इंडिया कैन बोरो फ्रॉम द मार्केट। ओके, जो स्टेट्स हैं, एक बोरोइंग पावर होती है ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। इसका करेक्ट आंसर ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर। क्यों? देखो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंडिया से भी बोरो कर सकता है एंड ऑल्सो अब्रॉड से भी बोरो कर सकता है, ठीक है, अब्रॉड से भी बोरो कर सकता है, इंडिया से भी बोरो कर सकता है। किसकी सिक्योरिटी पे कर सकता है? कंसोलिडेटेड फंड, एक फंड होता है, ठीक है, पार्लियामेंट में 3 तरह के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स।
ऑफ इंडिया, ठीक है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी पे बोरो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अब देखो सेंट्रल गवर्नमेंट तो इंडिया से भी बोरो कर सकती है और बाहर से भी, दूसरी कंट्री से भी बोरो कर सकती है, इंडिया के बाहर से भी। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ विद इन इंडिया बोरो कर सकता है, ठीक है, विद इन द कंट्री से ही बोरो कर सकता है, बाहर से इट कैन नॉट बोरो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जब ये लोन या फिर बोरो करेगा अमाउंट इंडिया से, तो इसे किसकी सिक्योरिटी पे बोरो करेगा, ये करेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड पे करेगा, ठीक है। और एक चीज़, जो अब जब मान लीजिए स्टेट्स ने बोरो किया अमाउंट, अब वो अमाउंट स्टेट दे नहीं पाई, सेंटर का भी पूरा चुका नहीं पाई, अभी सेंटर का जो अमाउंट है वो स्टेट पे आउटस्टैंडिंग है, तो सेंटर जो है क्या करेगा, स्टेट अगर फर्दर लोन रेज कर रहा है, आगे और पैसा लेने की सोच रहा है, या उसको और नीड्स है, पैसों की फाइनेंशियल नीड है, तो क्या करेगा, उसको लोन लेने से पहले, लोन रेज करने से पहले मार्केट में सेंटर की कंसेंट लेनी पड़ेगी, क्योंकि अभी उसके ऊपर सेंटर का जो अमाउंट था वो ड्यू है, तो इसलिए उसे अपना कंसेंट लेनी पड़ेगी, ओनली विद द कंसेंट ऑफ द सेंटर, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट, ओके, समवर्ती सूची में सूचीबद्ध किसी विषय पर केंद्रीय कानून और राज्य कानून के बीच टकराव की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या संभव है। इन केस ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट between the central law and the state law on the subjects enumerated in the concurrent list, which of the following is possible? Central law prevails over the state law. State law prevails if it has received presidential assent. State law prevails of governors of two or more states have approved the same legislation. देखो, जब भी हमारे 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, कौन सी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब जो यूनियन लिस्ट है उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, जो भी सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट में आते हैं उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उस पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अधिकार है लॉ बनाने का, बट मतलब पार्लियामेंट बना सकता है। अब आती है स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना सकता है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का, इस पर इन जितने भी लॉज इसमें हैं, जितने भी वो बनाए गए हैं रूल्स, वो सब स्टेट गवर्नमेंट इन पर लॉ बना सकता है। बट कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों ही लॉ बना सकते हैं सब्जेक्ट्स पे। कॉन्करेंट लिस्ट में वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे सेंटर स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्करेंट लिस्ट कह रहा है कि कॉन्करेंट लिस्ट जो है, जब लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉ बना दी, मान लो स्टेट और सेंटर ने सेम सब्जेक्ट पे लॉ बना दी, अब किसकी लॉ प्रिवेल करेगी, किसकी लॉ को प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो आप खुद सोचो, सेंट्रल गवर्नमेंट की हमारे देश में पावर ज़्यादा है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही स्टेट गवर्नमेंट पे थोड़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट की लॉ को ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट पे अगर दोनों लॉ बना देते हैं तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल ओवर द स्टेट लॉ, करेक्ट। स्टेट लॉ प्रिवेल्स इफ इट हैज़ रिसीव्ड प्रेसिडेंशियल असेंट। देखिए, सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगी स्टेट लॉ पे, बट ऑन द अदर हैंड अगर हम स्टेट ने लॉ बना दी और वो प्रेसिडेंट की मतलब सहमति के लिए, प्रेसिडेंट की परमिशन के लिए, प्रेसिडेंट के मतलब प्रेसिडेंट की रिकन्सिडरेशन के लिए रखा गया है अभी लॉ, और उसने प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ले ली, मिल गई प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन, उसको असेंट मिल गई। अब जो वो लॉ होगी, जो स्टेट जिसने प्रेसिडेंट की असेंट रिसीव करी है, वो लॉ प्रिवेल करेगी ओवर सेंट्रल लॉ, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रेसिडेंट की असेंट इंक्लूड है। बट ऑन द अदर हैंड पार्लियामेंट इसके ऊपर जाके भी लॉ बना सकता है, पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो उसके बाद भी लॉ फ्रेम कर सकता है सेम सब्जेक्ट, ऑलराइट। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टेट लॉ प्रिवेल्स ऑफ द गवर्नर्स ऑफ 2 और मोर स्टेट्स, ये इनकरेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2, ए। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स बिलो, ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय
औपनिवेशिक प्रशासनिक व्यवस्था में 1773 के विनियम अधिनियम का क्या महत्व है? What is the importance of Regulating Act of 1773 India in the Indian colonial administrative setup? Regulating Act of 1773 की बात चल रही है. So this was the first act जो ब्रिटिशर्स ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनेक्ट किया था. पहला एक्ट था ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने एज अ कंपनी उन्होंने इनेक्ट किया था. दिस वॉज द फर्स्ट एक्ट. ऑलराइट, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया. हाँ, ये पहला एक्ट था जो उन्होंने पहली बार कुछ एक्ट लाए थे, उन्होंने कुछ प्रोविजंस डाले थे उस एक्ट में. ठीक है, तो ये करेक्ट है. इस एक्ट के तहत पहला गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बना था? पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स के टाइम पे ये एक्ट आया था. ऑलराइट, सो इट डिजाइनेट्स गवर्नर जनरल it designates the governor of Bengal as the governor general of India and vested in him major executive power. No, this act, ये एक्ट ने डिज़ाइन नहीं किया था. ये जो गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किसने बनाया था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833. 1833 में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया था. और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक. ओके, लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ठीक है, ओके, तो ये गलत हो जाती है स्टेटमेंट. इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट एट द बॉम्बे प्रेसिडेंसी. देखो, इस स्टेटमेंट को जब आप फर्स्ट टाइम देखोगे ना तो आपको करेक्ट लगेगी कि हाँ, सुप्रीम कोर्ट तो इस्टेब्लिश किया था. बट अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसमें एक चीज़ है कि यहाँ पे बॉम्बे है, बट कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट? कैलकाटा में. तो पहला जो सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था कैलकाटा में इन 1774. 1774 में पहली बार कैलकाटा में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया था. तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है. तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. वी आर लेफ्ट विद ओनली 1, तो आंसर हो जाएगा डी. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक नया सर्वोच्च न्यायालय और एक अपील न्यायालय सदर निजामत अदालत स्थापित किया गया था? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स अ न्यू सुप्रीम कोर्ट एंड अ हाई कोर्ट अपील द सदर निजामत अदालत वॉज सेटअप एट कैलकाटा? ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. अब क्यों होगा मैं आपको बताती हूँ. देखो, 1772 में, वेट, लेट मी रब दिस फर्स्ट. तो 1772 में एक न्यू जस्टिस सिस्टम देखा गया था. न्यू जस्टिस सिस्टम किसने कौन लाया था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स. ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स उस टाइम के गवर्नर थे बंगाल में, तो वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे. अब इसमें क्या था कि ईच डिस्ट्रिक्ट हैज़ 2 कोर्ट्स. हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होंगे. ठीक है, पहला होगा कि क्रिमिनल कोर्ट, जिसे हम फौजदारी अदालत भी बोलते थे. फौजदारी अदालत या फिर सदर निजामत अदालत. ठीक है, इसका जो जज होता था ना क्रिमिनल कोर्ट का या फौजदारी अदालत का, इसका जो जज होता था वो इंडियन होता था. बट उसे कौन अपॉइंट करता था? गवर्नर जनरल अपॉइंट करते थे. अब दूसरा आता था सिविल कोर्ट जो था, सिविल कोर्ट ऑल्सो नोन एज दीवानी अदालत. दीवानी अदालत में क्या था कि जो रेवेन्यू मैटर्स थे, रेवेन्यू
मैटर्स या फिर जस्टिस, सिविल जस्टिस की बात आती है तो सिविल जस्टिस की बात होती थी, ठीक है, ओके। यहाँ पे रेवेन्यू मैटर्स है, सिविल जस्टिस की अगर हम बात करें तो वो सिविल कोर्ट डील करता था। बट ये दोनों बहुत ही अलग अलग फंक्शन कर रहे थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया, इन दोनों को मर्ज करके एक कोर्ट बनाया जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ कैलकटा को इस्टेब्लिश किया कब, 1774 में, ठीक है। और इसके पास क्या थी, ओरिजिनल एंड एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन थी, ठीक है, एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन थी। ऑलराइट, सो ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब आपको समझ में आ गया होगा, सदर निजामत अदालत जो हुई थी वो 1773 के एक्ट में बनी थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन अधिनियम 1781 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान थे? द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 टू द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हैड विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस? अब अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो था उसको हम क्या बोलते हैं, देखो वेट, इसको मैं पहले रब कर देती हूँ, ओके, यस, तो 1781 का जो एक्ट था, अमेंडिंग एक्ट, वो क्यों लाया गया था? जब 1773 वाले एक्ट में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ लूप होल्स, कुछ एरर्स देखे गए थे, तो ब्रिटिशर्स को क्या लगा कि अब हम इसको, जो एरर्स हैं इनको रेक्टिफाई करेंगे और हम नया एक्ट लेके आएंगे जो कि था अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ठीक है। इस एक्ट में क्या हुआ कि जो इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे ये कह रहा है कि इंक्रीज द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ, नहीं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को पावर जो थी वो कम कर दी थी, ठीक है, उसकी पावर को और कम कर दिया था। रेगुलेटेड द पावर ऑफ ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश बाय द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम कर दिया था और जो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील बना दिया था वो किसे बनाया था, गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। जो भी प्रोविंशियल कोर्ट से जो भी मैटर्स होते थे अब कौन डील करेगा, सुप्रीम कोर्ट डील नहीं करेगा, अब डील करेगा गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, उसके पास कोर्ट के केसेस जाएंगे और वो फाइनल कोर्ट ऑफ अपील कहलाएगा, ठीक, ये हुआ। उसके बाद रिकॉग्निशन ऑफ द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल, यस, ये गलत है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पावर को कम किया था ना कि बढ़ाया था। रिकग्निशन ऑफ द एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल इन काउंसिल, हाँ, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की पावर को बढ़ा दिया गया था और उसको अपिलेट ज्यूरिसडिक्शन भी दे दी थी। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन मतलब जो भी अपील्स होंगी प्रोविंशियल कोर्ट से वो किसके पास जाएंगी, गवर्नर जनरल के पास। इनेक्टमेंट ऑफ द टेम्परेरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यहाँ पे सिविल कोड होगा, तो सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, इस एक्ट के अंदर जो हिंदूज थे, हिंदूज को हिंदू लॉ के अंदर गवर्न किया गया, ठीक है, और जो मुस्लिम्स थे उनको मोहम्मदन लॉ के अंदर गवर्न किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं था, यहाँ पे जो भी सेक्शंस थे उनको उनके लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न किया गया, ये गलत है। तो हमारा आंसर क्या होगा, डी, सेकेंड ओनली। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित इनमें से किस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामले और उसके प्रशासन पर अंतिम नियंत्रण प्रदान किया? Which of these enactments by the British Parliament provided the British government ultimate control over the company's affair and its administration in India? Okay, so इन एक्ट्स में से कौन से एक्ट ने अल्टीमेट कंट्रोल दिया ब्रिटिशर्स को और
कहा कि ये ब्रिटिश जो इंडियन टेरिटरी हैं अब ये ब्रिटिश के पोजेशंस होंगे। अब पहली बार कब कहा, वो कहा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, करेक्ट आंसर। देखो पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो दो चीज़ों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है, दो रीजंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि पहली बार जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने इंडिया की जो टेरिटरी थी जितनी वो ऑक्यूपाई कर रखी थी उन लोगों ने, तो उसको पहली बार उन्होंने ब्रिटिश पोजेशंस बोला था, ब्रिटिश पोजेशंस, ठीक है। दूसरा क्या था, दूसरा जो इम्पोर्टेंट रीज़न था वो ये था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास अब सुप्रीम अथॉरिटी थी, कंट्रोल था, कंट्रोल ऑन दी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, इंडिया की एडमिनिस्ट्रेशन पे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दो रीजंस की वजह से ये एक्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पहला कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया की जो टेरिटरी थी उनको ब्रिटिश पोजेशंस बोला था, और दूसरी चीज़ कि ब्रिटिशर्स ने अपना सुप्रीम कंट्रोल बताया था, किया था, सुप्रीम अथॉरिटी अपने आप को क्लेम किया था कि वी आर द सुप्रीम अथॉरिटी टू गवर्न यू, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन पे अपना कहा था कि अब हम एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेंगे, ऑलराइट। तो ये हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के दो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द चार्टर एक्ट ऑफ 1793 गेव पावर्स to the Governor General to override his council's decisions. The Charter Act of 1813 allowed the British subjects access to Indian shore with their ships. तो इसमें से करेक्ट बताना है। देखो चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो था ना, उस टाइम पे वाइस रॉय नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? गवर्नर जनरल ऑफ, एक मिनट, गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया था, उन्होंने बोला था कि मुझे इतनी पावर चाहिए कि मैं अब जो मेरे काउंसिल्स के डिसीजंस होंगे मैं उनको ओवरराइड करके अपनी डिसीजन रख सकूं। तो ये पावर उनको कौन से एक्ट में मिली थी? 1793 वाले एक्ट में मिली थी, ठीक है, कि वो अपने काउंसिल के जो डिसीजंस थे उनको ओवरराइड करके अपने डिसीजंस रख सकते हैं। और फिर इसके बाद कॉर्नवालिस के बाद जो बाकी के जो फ्यूचर गवर्नर्स आए उनके ऊपर भी ये पावर एक्सटेंड हो गई थी, मतलब इसके बाद ये पावर्स जो थी सबको मिली थी जो आगे फ्यूचर गवर्नर्स आए थे, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड ब्रिटिश सब्जेक्ट्स एक्सेस टू इंडियन शोर विद देयर शिप्स। हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था उसने क्या किया? वेट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 जो था, में क्या था कि ब्रिटिशर्स ने बोला कि ब्रिटिशर्स मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसने कहा कि अब हम अपनी जो ट्रेड है वो ट्रेड मोनोपोली, अबॉलिश द ट्रेड मोनोपोली, मतलब कि जो हमने पूरे इंडिया पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा था, पूरे ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पूरे इंडिया मतलब ट्रेड कर रही थी पूरे इंडिया में, इंडिया के बाहर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा कि अब हमारा मोनोपोली नहीं रहेगा, अब हम जो बाकी के जो ब्रिटिश मर्चेंट्स हैं वो भी इंडिया में आके ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली क्या है कि यहाँ पे जो था वो उन्होंने दो चीज़ों में अबॉलिश करा था। किसमें? दो चीज़ों में कहा था कि नहीं कर सकते, वो था ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विद चाइना। इन दोनों पे सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का हक था। यहाँ पे सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही डील करेगी, इस पे बाकी के ब्रिटिश मर्चेंट्स नहीं ट्रेड कर सकते। बाकी की जो चीज़ें होंगी वहाँ पे ब्रिटिश मर्चेंट्स आके ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि
कि द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 अलाउड, हाँ तो ब्रिटिश सब्जेक्ट्स आके इंडियन शोर पे आके अपनी शिप्स के थ्रू आ सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, तो ये आंसर भी, ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1833 के चार्टर अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। द एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम a government of India having authority over the entire territorial area possessed by the British in India। हाँ, इस एक्ट ने पहली बार कहा था कि हाँ जो हम जो पूरा इंडिया का एरिया पोजेस कर रहे हैं उस पर सिर्फ और सिर्फ हमारा कंट्रोल रहेगा। ठीक है, तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहली चीज़, जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, ही बिकेम दी वेट, मैं आपको एक फ्रेश स्लाइड पे लेके चलती हूँ। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या हुआ था? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या बन गए थे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड उनके पास क्या थी? सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थी। ठीक है, मिलिट्री पावर्स थी। ऑल राइट, उनके पास सारी सिविल एंड मिलिट्री पावर्स थी। दूसरा क्या था? पहले जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। वो थे विलियम बेंटिक। याद रखना इसको, क्योंकि ये यूपीएससी में क्वेश्चन भी आया था कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे। ऐसे नहीं पूछा था कि कौन थे, बट ऐसे स्टेटमेंट दी थी कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक थे, और वो कौन से एक्ट के अंदर थे। तो कौन से एक्ट में थे बने थे? 1833 वाले एक्ट में, चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक, और इस एक्ट के तहत ही पहली बार बताया गया था कि तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बताया गया था कि पहली बार ब्रिटिशर्स ने कहा था कि वी आर हैविंग अथॉरिटी ओवर द एंटायर टेरिटोरियल एरिया जो ब्रिटिश इंडिया पोजेस करता है। ठीक है, इट एंडेड द मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कमर्शियल बॉडी। हाँ, कमर्शियल बॉडी, अब ट्रेड बॉडी जो ट्रेड कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो ट्रेडिंग बॉडी नहीं थी, अब वो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। क्या बन चुकी थी? प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। ठीक है, अब वो जो ट्रेड कर रही थी, अब वो कमर्शियल बॉडी नहीं थी, अब एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। नहीं, ये इस एक्ट में नहीं हुआ था, ये इसके बाद जो एक्ट आता है उसमें हुआ था। ये गलत है स्टेटमेंट। तो हमारा आंसर क्या होगा इसका? 1 and 2। ठीक है, आंसर इज ए, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चार्टर अधिनियम 1833 के अधिनियम से पहले भारत में प्रशासनिक स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव सिचुएशन इन इंडिया बिफोर the enactment of Charter Act 1833. The Governor General was appointed by the Court of Directors of the East India Company. हाँ, ये करेक्ट है। गवर्नर जनरल को कौन अपॉइंट करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे। 2 सिस्टम थे, डुअल सिस्टम फॉलो किया जाता था, जिसमें क्या था? एक तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो थे वो किसे अपॉइंट करते थे? वो करते थे गवर्नर जनरल को अपॉइंट करते थे बिफोर द एक्ट ऑफ चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। द सेंट हेलेनाज एक्ट टेम्पररी अबॉलिश्ड द ऑफिसेज ऑफ द गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय टू प्रमोट डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। देखो, सेंट हेलेनाज एक्ट जो है ना, उसे हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को ही हम सेंट हेलेनाज एक्ट बोलते हैं। इसने क्या किया था? ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल, नहीं, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सेंट हेलेनाज एक्ट में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल था ऑफ बंगाल, उसको हमने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था, बट सेंट्रलाइजेशन नहीं हुआ था इंडिया में। और वाइस रॉय कब आया था? वाइस रॉय जो हुआ था वो
1858 के एक्ट के बाद 1858 वाले एक्ट में हमें वाइसरॉय का एंट्री देखने के लिए मिलती है, वाइसरॉय बन जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा 1 A, 1 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा 1833 के चार्टर अधिनियम का प्रावधान नहीं था? विच अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट द प्रोविजन ऑफ द चार्टर एक्ट ऑफ 1833? 1833 का जो चार्टर एक्ट था वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी ने और बाकी पीसीएस के एग्जाम्स में भी इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इस एक्ट को आप ध्यान से पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन, एन इंडियन शुड बी अपॉइंटेड एज डिफेंस मेंबर इन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। नो, तो इसमें पूछा हमसे नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, तो आंसर ये हो जाएगा ये नॉट करेक्ट है, क्योंकि इंडिया को डिफेंस मेंबर क्यों अपॉइंट करेंगे, क्यों इंडिया को अपने डिफेंस में ऐड करेंगे वो? ठीक है, इंडियंस पे ही रूल कर रहे थे और इंडिया को ही डिफेंस में ऐड कर लेंगे? नहीं। ऑप्शन बी कह रहा है ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी वर टू बी अबॉलिश्ड। हाँ, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में क्या देखा था हमने कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो कमर्शियल बॉडी ना रह के अब प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, तो उसकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ थी वो क्या हो गई थी? ख़त्म हो गई थी। अब वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डील करेगी लोगों के साथ। तो ये ऑप्शन भी या स्टेटमेंट करेक्ट है। द डेजिग्नेशन ऑफ द सुप्रीम अथॉरिटी वॉज टू बी चेंज्ड एट द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन काउंसिल। हाँ, ये भी करेक्ट है कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल था वो क्या हो चुका था? सुप्रीम अथॉरिटी बन चुकी थी। ऑल लॉ मेकिंग पावर्स वर टू बी कन्फर्ड ऑन द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। सारी लॉ मेकिंग, सिविल और मिलिट्री पावर किसके पास आ गई थी? अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास। तो ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13, विधि एवं न्याय मंत्रालय भारत सरकार का सबसे पुराना अंग है जिसकी शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इज द ओल्डेस्ट लिम्ब ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटिंग बैक टू। तो अगर हम देखें तो चार्टर एक्ट ऑफ 1833 के टाइम पे 1832 में 1834 में हमें देखने के लिए मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस एक मिनिस्ट्री बनाई जाती है, ठीक है, जो कि लॉज को कॉडिफाई करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, लॉज को कॉडिफाई करने के लिए, जैसे आप देखते हो कुछ एक्ट्स आपने सुना होगा, इंडियन पिनल कोड, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये जो एक्ट थे ना वो उस टाइम पे बने थे, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने फ्रेम करे थे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ऑल राइट, नेक्स्ट, लॉर्ड मैकिले के अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की स्थापना की गई थी जिसमें दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता के संहिताकरण की सिफारिश की थी। द फर्स्ट लॉ कमीशन was established under the chairmanship of Lord Macaulay, which recommended codification of the penal code and the criminal procedure by the so Charter Act of 1833 में कॉडिफिकेशन हुआ लॉ का। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट लॉ कमीशन स्टैब्लिश हुआ था। फर्स्ट लॉ कमीशन जो स्टैब्लिश हुआ था वो 1884 में हुआ था और उसके लॉर्ड मैक्यूले कमेटी थी, मैक्यूले कमेटी, लॉर्ड मैक्यूले थे उसके चेयरमैनशिप ऑफ लॉर्ड मैक्यूले, विच रिकमेंडेड, यहाँ पे इंडियन पिनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को कॉडिफाई किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1833। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किस अधिनियम ने स्वतंत्रता से पहले भारत में सिविल सेवकों के चयन और भर्ती की खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली और गवर्नर जनरल के लिए एक अलग विधायी विंग की शुरुआत की? Which acts passed by the British Parliament introduced an open competition system of selection and recruitment of civil servants in India before independence and separate legislative wing of the Governor General? अब देखो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो है 1853। 1853 में इंट्रोड्यूस किया गया था ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्वेंट्स। बट ये जो इंट्रोड्यूस किया गया था ना पहली बार वो 1833 वाले एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के अपोजिशन के मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने इसको अपोज किया कि इंडियंस को हमें नहीं
ये चांस देना चाहिए, तो इसलिए उस एक्ट में, इस एक्ट में इसको खारिज कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। फिर हमने इस एक्ट में दोबारा देखा कि इस एक्ट में ऑफिशियली इसे इंट्रोड्यूस किया गया। तो आंसर होगा चार्टर एक्ट ऑफ 1858। ऑलराइट, 1853। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1858 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अब देखो 1858 का जो एक्ट था ना, वो कब आया था? 1858 का जो एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो आया था जब फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई थी। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोलते हैं हम, या फिर सिपॉय म्यूटिनी, ठीक है, जो वॉर ऑफ, जिसे हम कहते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था जहाँ पे पहली लड़ाई लड़ी गई थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इंडियंस सारे एक होकर, ब्रिटिशर्स जब उन्हें पता चला कि जो ब्रिटिशर्स हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमें एक्सप्लॉइट कर रही है, तो उन लोगों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी। पहली जो लड़ाई हुई थी वो हुई थी रिवोल्ट ऑफ 1857 में हुई थी, जिसे हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। तो इसको दबाने के लिए, इसको सप्रेस करने के लिए एक एक्ट लाया गया था, वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे हम एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इस एक्ट को। और ये एक्ट क्यों लाया गया था? ये एक्ट लाया गया था कि इंडियंस को ये दिखाया जाए कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी को हटाकर अब जो आपका नेक्स्ट आता है ना, जैसे मैंने आपको बताया, वेट, ये जो गवर्नमेंट ऑफ 1858 एक्ट आया था, इसमें क्या था? पहले हमारे पास ब्रिटिश का जो रूल था, इट वॉज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 सेगमेंट्स। पहला था कि उन्होंने क्या किया? एज अ कंपनी रूल किया। जब वो कंपनी ट्रेडिंग के तौर पे क्या थे? वो ईस्ट इंडिया कंपनी। कब से कब तक किया था ये किया था 1773 से 1858 तक, ठीक है। फिर उसके बाद क्राउन रूल आता है, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश सरकार जो थी, जो इंग्लैंड में बैठी थी ब्रिटिश सरकार, वो अब डायरेक्ट गवर्न करेगी इंडिया को, ठीक है। तो क्राउन रूल आता है। यहाँ पे क्या था? क्राउन रूल में 1858 से लेकर 1947 तक क्राउन रूल देखा गया। यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटाकर किसे बना दिया गया था? वाइस रॉय, जो किसका रिप्रेजेंटेटिव था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, ठीक है। तो इट अबॉलिश द ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ, क्योंकि 1857 वाली जो लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद ये एक्ट आया, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को अबॉलिश करके क्राउन रूल बन गया था। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट चेंज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट इन इंडिया प्रिवेलिंग अर्लियर। एंटायर स्ट्रक्चर तो चेंज नहीं किया था, हाँ, कुछ चेंजेस लेकर आए थे, बट एंटायर स्ट्रक्चर नहीं चेंज किया था। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। एज पर द एक्ट, इंडियन गवर्नमेंट वॉज टू बी सुपरवाइज एंड कंट्रोल्ड इन इंडिया। हाँ, इंडिया को अब कौन कंट्रोल करेगा? अब इंग्लैंड से डायरेक्ट गवर्न किया जाएगा इंडिया को। अब जो पहले सिस्टम था ना गवर्नर जनरल वाला, कि एक गवर्नर जनरल को बिठा दिया, वो सुपरवाइज करा, नहीं, अब डायरेक्टली कंट्रोल एंड सुपरवाइज करेगा इंग्लैंड इंडिया को, ठीक है। क्राउन रूल शुरू हो चुका था, कंपनी रूल खत्म हो चुका था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। बिफोर द अडॉप्शन ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंटल बिजनेस वॉज डिस्पोज्ड ऑफ बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम द ब्रिटेन। देखो, पोर्टफोलियो सिस्टम क्या था? पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि
अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को अलग अलग वर्क दिया जाता है, मतलब वर्क को डिपार्टमेंटलाइज कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। जैसे हमारे इंडिया में आपको देखने के लिए मिलता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, तो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ को अलग अलग बांट दिया जाता है कि आपको ये काम संभालना है, आपको वो। उसी को हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम बिफोर द अडॉप्शन ऑफ द पोर्टफोलियो, हाँ गवर्नमेंटल बिजनेस, ये गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। पोर्टफोलियो सिस्टम से पहले काम कौन सा बनता था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल, ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो ये स्टेटमेंट गलत है। अब जो पोर्टफोलियो सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? किसने किया था? वो किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। द काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1861 led to the introduction of the portfolio system and inception of the executive council of the governor general. Yes, correct. ये कौन से एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था? 1861 के एक्ट में इंट्रोड्यूस किया गया था पोर्टफोलियो सिस्टम। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर हो जाता है बी, सेकंड ओनली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स गेव legislative council the power to discuss the budget? legislative council power to discuss the budget, कौन से एक्ट ने? अब देखो 18 इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 जो था उसने ये पावर दी कि आप बजट को डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1909, इसमें हम बजट पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते थे। इसमें इसने ये पावर दी कि हम बजट को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा 1892 के अधिनियम की मुख्य विशेषता थी? विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द सेलिएंट फीचर ऑफ द एक्ट 1892? एन इंक्रीज इन द फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड गेव देम द पावर ऑफ डिस्कसिंग द बजट। It introduced the responsible government in the provinces where the governor was required to act with the advice of the minister. It abolished hierarchy in the provinces and established it at the center, and it introduced bicameralism in many 11 provinces. देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। अभी मैंने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को क्या दे दिया था? बजट डिस्कस करने की पावर दे दी थी 1892 वाले एक्ट में। तो ये तो गलत सही हो जाएगा। बाकी के जो ऑप्शंस है ना, ये सारे किसके प्रोविजंस है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रोविजंस हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने देखा कि यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट लाने की कोशिश की गई थी प्रोविंसेस में, वेयर गवर्नर वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इट एबॉलिश डायरकी। डायरकी मतलब डायरकी हुआ करती थी प्रोविंसेस में, किस डिफरेंट सब्जेक्ट्स थे। इट एस्टैब्लिश इट एट द सेंटर, सेंटर में डायरकी इंट्रोड्यूस कर दी थी प्रोविंसेस में हटा के। इट इंट्रोड्यूस द बाइकैमरलिज्म, मीन्स दो हाउस होंगे अब इन मैनी 11 प्रोविंसेस, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 20, 1909 के अधिनियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है। कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्ट ऑफ 1909, जिसे हमें मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी देखा जाता है। अब मॉर्ले कौन थे? मॉर्ले was the secretary of state at that time, and Minto was viceroy of India at that time 1909 वाले एक्ट में, ठीक है। तो इसमें कहा है, पहला है कि इट इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन। हाँ, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट लाके। सेपरेट इलेक्टोरेट किसके लिए लाए थे? मुस्लिम्स के लिए। सेपरेट इलेक्टोरेट किसे दिया था? मुस्लिम्स को, ठीक है। अब सेपरेट इलेक्टोरेट की सबसे पहले डिमांड किसने की थी? ये भी तो हमें पता होना चाहिए ना। तो देखो, एक द शिमला डेप्यूटेशन करके एक ग्रुप था,
शिमला डेपुटेशन करके एक ग्रुप था जो कि मुस्लिम इलाइट्स का ग्रुप था, मुस्लिम इलाइट्स का ग्रुप था, जिसको किसने लेड किया था? इट वॉज लेड बाय आगा खान। तो आगा खान ने पहली बार डिमांड की थी सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। तो इसको याद रखना कि शिमला डेपुटेशन इज रिलेटेड टू द मुस्लिम इलाइट ग्रुप, एक मुस्लिम इलाइट ग्रुप था ये। इसमें जो इस ग्रुप को किसने लेड किया था? आगा खान ने। इन्होंने सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की थी। और मिंटो को हमने क्या कहा था? फादर ऑफ, क्योंकि इन्होंने कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को बढ़ावा दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट लाके, तो फादर ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन हमने कहा था मिंटो को, ठीक है। हाँ, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। इट प्रोवाइडेड फॉर द एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वाइसरॉय एंड गवर्नर। हाँ, इस एक्ट में हमने देखा कि एसोसिएशन हुआ था इंडियंस का। पहला जो इंडियन था वो था जिनको पहले एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में किसको लाया गया था? सत्येंद्र सिन्हा, फर्स्ट लॉ मेंबर ऑफ ब्रिटिश एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ही वाज द लॉ मेंबर, ठीक है। So it provided for the association of India with the executive council of the viceroy and governors. Yes, it curtailed the deliberative functions of the legislative council at the provincial level but increased the same at the central level. No, it relaxed the central control of the provinces by separating the central and provincial subjects. ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में देखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 ए। तो आज की क्लास ख़त्म होती है यहीं पर। जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसको जाके रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि देखो ये जो एक्ट है ना, इस एक्ट से, जो मैंने एक्ट्स आपको कराए हैं, इस एक्ट से ना आपको हर साल यूपीएससी में एक ना एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, चाहे वो चार्टर एक्ट 33 हो या कोई भी एक्ट हो। तो आप इन एक्ट्स को बहुत अच्छे से जाके पढ़िएगा। जो भी मैंने ऑप्शंस कराए हैं उनको जाके रिवाइज करिए। और कोई भी प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आई होप आपने क्लास को अच्छे से पढ़ा होगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर। गुड बाय।